लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, उर्दू की क्लास अभी भी चल ही रही है सामने वाले स्टूडियो में। 5 मिनट आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आज ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, लास्ट के 2 टॉपिक हैं, और वो टॉपिक नहीं है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे कॉल सेंटर में कॉल किए थे नोट्स को रिलेटेड लेके, ठीक है ना। तो फिलहाल एक कहावत है कि किसी पीडीएफ या नोट्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं रोज़ आप लोगों से कह रहा हूँ। और बड़े मुश्किल से अगर देखा जाए, रेशियो देखा जाए, तो 100 में से 5 बच्चे 6 बच्चे ही कर रहे थे। तो आज मैं लिख के ले आया हूँ, और उस क्वेश्चन आंसर पिछले 2024 के ही पेपर से एक शॉर्ट आंसर उसमें से लिखे हैं और एक लॉन्ग आंसर लिखे हैं। तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा देख के कि कितना लॉन्ग आंसर में और कितना शॉर्ट आंसर में लिखना चाहिए, और क्या फिगर और कैसे बनाना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। चलिए, यस सर, राधे राधे। थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा, तो वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है ना। चलिए, आनुवांशिक कोड, गौरव कुमार जी उसको समझा देंगे, अभी चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। जेनेटिक कोड, ट्रिप्कोडान भी होता है, उसको कहते हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों की बात हो रही है। जैसे एग्जाम कहते हो, और जिसमें नहीं होता उसे इंट्रान कहते हो, ठीक है ना। चलिए, क्रैश कोर्स बुक लॉन्च कब होगा? 15 तारीख तक आई थिंक आ जाएगा, ठीक है ना। ऐप पे हमने रिव्यू कर दिया है, कुछ चीज़ें मिसप्रिंट थी, उसको सही किया गया है, ठीक है ना। दुर्गा पूजा की आई थिंक आप लोगों की छुट्टी 10, 11 और 12 है, ठीक है ना बच्चा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, टी शर्ट धुल दिए थे तो कुछ साफ नहीं था, तो यही पहन के चले आए। चलो, नाम लीजिए सर प्लीज़। चलो, नाम ले लिए भाई संतोष कुमार जी। सुनो, आज चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जैव विविधता एवं संरक्षण, बोले थे कि कल छोटी बहुत चीज़ें बहुत बची है, वही कुछ को देख लिया जाएगा ना, फिर उसके बाद समझ लिया जाएगा किसके बारे में, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को। तो आज जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला दिया है कि वन संरक्षण कानून। देखो, थियरी पूरा एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आपको जानकारी के लिए है बस, कि वन संरक्षण कानून क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, ठीक। खाली आपको इतने से मतलब होना चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम या कानून कब आया था, पहले ही बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। 1980 में, यही आपके काम का चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड नहीं है, पर जानकारी लेना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। हो सकता है कभी ना कभी पूछ ले कि वन संरक्षण अधिनियम कानून कब आया, और इस पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्योंकि लास्ट वाला सेक्शन बी होता है, जब आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है तो उसको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2.5-2.5 नंबर का। तो एक हिस्सा आता है, दूसरा हिस्सा आपको नहीं आता है। नमस्ते प्रणाम सभी को। 1980, 3 दिन बहुत लंबा हो रहा है। चलिए, यही खत्म है आज ये चैप्टर, कल ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर का हम लोग, ठीक है ना। तो कह रहा वन संरक्षण कानून, लॉ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। फिर कह रहा है वनों के विनाश को रोकने के लिए तथा वन भूमि के वनोत्तर प्रयोजनों हेतु अंधाधुंध प्रयोगों के रोकने की दृष्टि से यह कानून लाया गया। मतलब ये कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि जंगल की कटाई बहुत तेजी से क्या हो गई, बढ़ गई थी, ठीक। फिर कह रहा है इस कानून के लागू हो जाने के बाद से अब किसी वन भूमि के वनोत्तर प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल से पूर्व केंद्र सरकार किसी मंजूरी आवश्यक होती है। इस अधिनियम को प्रभावशाली रूप से क्रियाशील बनाने के लिए किसी पूरे क्षेत्र को 6 क्षेत्रीय कार्यालयों बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलोंग एवं चंडीगढ़ में बांटा गया है। तो इस पूरे सेक्शन से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। क्यों बना? क्योंकि जंगल की कटाई तेजी से क्या हुई थी, बढ़ गई थी। और फिलहाल वन संरक्षण अधिनियम कानून जो 1980 में बना, उसका केंद्र कितनी जगह बनाया गया, मतलब मुख्यालय वो बनाया गया कितने स्थानों पर? 6 स्थानों पर बनाया गया। और पहला स्थान है बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलोंग और चंडीगढ़, ये 6 स्थान है। तो इन 6 स्थानों को भी याद रख सकते हैं। क्या पता इसी में से 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कहाँ पाया जाता है, तो सभी है इसका आंसर, ठीक। इसका आंसर क्या है? सभी, ठीक है ना। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वन संरक्षण अधिनियम के लिए, ठीक। सर आज क्यूट लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमेशा से काले थे, आज भी काले हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए, फिर आगे फिर लिखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें भी उसी तरीके से याद रखिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। जो काम की चीज़ है बस उतनी चीज़ याद रखिएगा। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर पीडीएफ का लिखना है, तो जैसे इसमें से थोड़ी चीज़ें आपके काम की चीज़ है, वही चीज़ लिख सकते हैं, बाकी पीडीएफ को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम आया था कब? 1980 में। उसके बाद आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। यह कानून पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए एक केंद्र व्यवस्था लागू करने के साथ पुराने अधिनियमों की कमियों को दूर करने के लिए, इसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया, कि फिर से संशोधित किया गया। कब? 1986 में। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि वन संरक्षण अधिनियम, ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, को दोबारा कब संशोधित किया गया, तो दोबारा संशोधित किया गया कब? 1986 में, ठीक है ना बच्चा। माई कंटेंट नॉट जाता है सर, अरे कंटेंट की कमेंट
के लिए लाया गया। यह अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की को परिसंकट में पदार्थों के प्रयोगों की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब पहले वाले में केवल वन के बारे में था कि वन को कैसे संरक्षित किया जाए और बचाया जाए। दूसरा, जब उसको संशोधित किया गया 1986 में, तो उसे नाम दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसमें यह कहा गया कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदारी ले किसकी, सुरक्षा की। किसकी? केवल पेड़ पौधों की नहीं, जितने भी संकट में पदार्थ हैं, चाहे जंगल संकट में आ रहे हो, चाहे प्रदूषण के कारण वायु संकट में आ रहा है, सब कुछ। ठीक है ना सर? आप में मिलानिन अधिक है, इसलिए जिस व्यक्तियों के शरीर में मिलानिन की मात्रा अधिक होती है उन्हें कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। गोरे व्यक्तियों में कैंसर 8% की दर से फैलता है, जबकि काले व्यक्तियों में कैंसर 4% की दर से फैलता है। ये आपके चैप्टर किस में दिया गया है? मेंडल वाले चैप्टर में। ठीक है ना बच्चा? चलिए अरविंद बाबू, ऐसी कोई बात तो नहीं है? ठीक है ना, कोई बात नहीं, 2 दिन की होगी, प्रिंसर मैराथन हो सकता है। फिर लिखा है राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति आई थी कब? 1988 में। देखो 80 से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। वन संरक्षण एवं वनोच्छादन मतलब वनों को काटना के विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों को सुरक्षा एवं पुनरुद्धार के कार्य में ग्रामीण समुदायों, अनुसूचित वर्गों एवं ग्रामीण निर्धन स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेने के लिए इस नीति की क्या की गई? घोषणा की गई। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। कहने का मतलब सुनो, इसके अंतर्गत ये हुआ था वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम के शुरू, कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में किसी एक स्थान पर कम से कम 25 वर्ष अगर गुजार चुका है, ठीक, कम से कम कितना? छींक आने वाला, ठीक आया, छींक छींक। चलो नहीं, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, बस इतना चीज याद रखना इन सब चीजों को, ठीक, और कुछ नहीं। ठीक है ना आयशा खातून जी? ठीक ना आयशा खातून? राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में, ये याद रखना है। इसके अंतर्गत ये कहा गया था, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाते रहा हूँ, कि यदि कोई व्यक्ति जंगल के किसी एक क्षेत्र पर कम से कम यदि 25 वर्ष गुजार चुका है तो वो जमीन उसका है। वो बेच नहीं सकता उस जमीन को, लेकिन वहां पर अपना निवास स्थान, घर बना के रह सकता है। ठीक है ना? और जंगल की देख रेख में भागीदारी सहायता प्रदान कर सकता है। मतलब जंगल की कटाई को रोके, लोग जो पेड़ पौधों को तोड़ देते हैं उनको रोके, इन सब चीजों के लिए वो है। ठीक है ना? अरे सर हम गोरे हैं तो हमको क्या कैंसर हो जाएगा? नहीं भाई, बस कह रहा है कि संभावना ज्यादा होती है, हो थोड़ी जाएगा, ये थोड़ी कह रहा है। ठीक है ना? चलिए नोट्स अपलोड कर देंगे, उसी से रिलेटेड कुछ जानकारी हम लेके आए हैं। ठीक है ना आज? चलिए फिर लिखा है राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में। ये सब चीजें से कोई मतलब फिलहाल नहीं है, पर एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आप कभी टिप्पणी लिखने के लिए कह दे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, तो ये सब चीजें रह सकती हैं। ठीक है ना? इसमें क्या बताया गया? वर्तमान तथा पूर्व काल में पौधों का वितरण कैसा था, उस पर ध्यान दिया जाए। पहले ज्यादा पौधे थे, अभी कम हो रहे हैं, तो फिर से उन पौधों को लगाया जाए। पौधों की संख्या में जो कमी आ रही है उसको किसी तरह क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। प्राकृतिक आवास का स्वभाव और वे उपलब्ध हैं या अभाव अथवा नहीं। कहने का मतलब जंगल में जो जीव निवास करते हैं, जंगल को यदि हम तेजी से काटेंगे तो उनके प्राकृतिक आवास पूरी तरीके से क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो उसके पे भी ध्यान दिया जाए कि ऐसा ना किया जाए। स्पीसीज का जैविक और विभव मूल्य, मतलब जीवों की जब अनेक प्रजातियां जीवन में या वातावरण में रहेंगी तो खाद्य श्रृंखला अच्छे से बनी रहेगी, जीवों के सर्वाइवल अधिक हो जाएगा, जीने की संभावना अधिक हो जाएगी। इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दें। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको कल हम लोगों ने पढ़ा था, IUCN, ठीक है ना, ने विशेष प्रयास किए हैं। इस संघ ने विश्व वन्य जीव फंड, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है ना, WWF इसको कहते हो, और विश्व संरक्षण युक्ति, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, WCS, ठीक, बनाई। भारत में WWF के माध्यम से वन्य जीवों को बचाने का कार्य चल रहा है। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? चलिए, कहने का मतलब क्या है कि खाली विश्व के स्तर पर देखा जाए तो वन्य जीवों के संरक्षण की तो आवश्यकता थी, पर भारत भी उसमें पूरी तरीके से भागीदारी ले, तो ये अधिनियम उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना? महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो शूट है, बस थंबनेल की वेट है। ठीक है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो रहा है क्रैश कोर्स पे सबसे ज़्यादा, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और यकीन मानो जो भी वो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर के जो वीडियो आएंगे उस तरीके से कोई आप लोगों को बायोलॉजी समझाया नहीं होगा वहाँ पे कि कैसे आपको पेपर में लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। ठीक है ना बच्चा? और आज जो हम समझाएंगे उसको भी उस दिन दोबारा समझाएंगे। ठीक? सर गौरैया चिड़िया बढ़ गई है? बढ़ नहीं गई है भैया, बढ़ाया गया है, क्योंकि वो विलुप्ति के कागार पर पहुंच गए थे। मेरे रूम में तो कम से कम होंगे 25-30 तो होंगी ही होंगी फिलहाल बरामदे में जहाँ हम रहते हैं। ठीक है ना? फिर लिखा है, ये तालिका बनाई गई है कि कैसे संरक्षित किया जाता है। हो सकता है आप लोगों को सही से दिख ना रहा हो, पर मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए
ये लिखा है भारतवर्ष के कुछ प्रमुख जैव मंडल संचय सुरक्षित जैव मंडल, ठीक है ना। भारत में कुछ जैव मंडल है, जैसे पहला लिखा है नीलगिरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, ठीक है ना। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो। नंदा देवी कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। तो जो जरूरी है मैं उस पर टिक कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ से बस उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, पहला जरूरी है क्या, कि नंदा देवी जैव मंडल कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, इसको ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए तब भी याद आ जाएगा। मानस पूछता है एग्जाम में कि मानस जैव मंडल कहाँ है, तो ये है असम में, ठीक। और कौन सा पूछा है, कंचनजंगा, ठीक है ना। मंडल जय मंडल कहाँ है, तो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। और फूलों की घाटी आप लोगों को हम कई बार पूछे हैं, कोई बच्चा जरा बताओ कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ पता है, ठीक है ना। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इसको याद रखिएगा, एक मिनट बच्चा, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। चलिए, ये जीवन काल नहीं पूछता बच्चा, पर 18 वर्ष लिख सकते हो, हाँ। चलो, ये पीडीएफ में अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। इस पे वाइट ज्यादा होने की वजह से हो सकता ना दिख रहा हो, ठीक। जितना हम टिक कर रहे हैं बस उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक। चलिए, इसमें भी दो चार हम जो भी जरूरी जो एग्जाम में पूछा है और एक दो जो बाद में टिक कर दे रहे हैं हम, ठीक। बाकी इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक। हाँ, उत्तराखंड राज्य क्या क्रैश कोर्स से टॉप 10 में आ सकते हैं। देखो, मैं बाकी सब्जेक्ट की तो गारंटी नहीं लेता, सब अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने जितना फिलहाल मेहनत किया हुआ है इसके पहले बायोलॉजी पढ़ाने में, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। हालांकि जहाँ मैं पहले पढ़ाता था उससे कम ही यहाँ पढ़ाना है, पर यहाँ पर रीज़न देखो, बुरा लगेगा थोड़ा सा आप लोगों को बच्चा, कि आप लोगों को सही से नहीं पढ़ाया गया है। जितना लेवल आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है वो एनसीईआरटी भी ढंग से आपको नहीं पढ़ाई गई है। उसका रीज़न टीचर पे वही डाला जा सकता है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बिहार बोर्ड उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचा है कि बच्चे वहाँ पे अचानक क्या करें, उतना लिख पाए। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोग बेहतर जानकारी ग्रहण करके सारे सब्जेक्ट से आगे जाएंगे, तो किसी भी स्टेट में जाएंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ आप टॉप कर जाइए, पहला रैंक ले आइए, कोई मायने नहीं रखता है। आप खुद एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सुन लीजिए, जितने भी टॉपर बच्चे किसी भी स्टेट से निकले हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल राज्य, कहीं से भी 10th टॉपर हो या 12th टॉपर, आप आज गूगल कर लीजिएगा कि फिलहाल वो लोग क्या कर रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ होगा, जो बच्चा स्टेट में टॉप किया होगा, अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा होगा तो दोनों एक ही क्लासरूम में बैठे होंगे। जो स्टेट टॉप किया होगा वो भी, और जो थर्ड डिवीजन आया होगा, सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन आया होगा वो भी। तो आपका टॉपर बनना आप पे निर्भर करता है, पर आगे चल के वो कॉमन हो जाता है। आपके नॉलेज आपको भविष्य में आगे बढ़ाएगा, आपकी डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं आएगी, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, एक स्टेप आगे जाने की, ठीक है ना बच्चा। इस बात का ध्यान रखना। मैं चिकन नहीं खाता। चलिए, ठीक। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करो। मेरा ही एग्जांपल लोगे तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, हाई स्कूल 61% और 64% इंटर, 53% बीएससी। उसके बाद मैं कहीं सफल होके, मेरे दोस्त बहुत ऐसे थे जो फर्स्ट डिवीजन करते पास होते हैं, पर फिलहाल अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं, कोई एसएससी में, कोई जीडी में, कोई सिविल सर्विसेज में, इधर, और जीवन में अभी एक जगह स्थिर पड़े हुए हैं। पर मैं उनसे बहुत बेहतर करके आगे आ चुका हूँ, बस सिर्फ इस बेस पे क्योंकि मैंने सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना बच्चा। तो आप ना किसी टीचर की बुराई मत करो, किसी टीचर की बुराई, देखो टीचर कभी भी नहीं चाहता है कि हम बुरा पढ़ाएं। हाँ, कुछ टीचर ये होते हैं कि जो समय काटने आ जाते हैं, ठीक है ना बच्चा, तो उसको नहीं कहना चाहिए किसी को। सबका अपना अपना लाइफ है, अपने तरीके के जीने का तरीका है, ठीक है ना बच्चा। पर मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ पे जब कोई बच्चा ये कह देता है कि सर इतना बड़ा नोट्स नहीं चाहिए था। भाई साहब, आप सिर्फ पास होने के लिए आए हैं, तो पास तो आप वैसे भी किसी भी क्वेश्चन बैंक को पढ़ के हो सकते थे। आपको टॉप करना है या टॉप 10 रैंक में या टॉप 5 रैंक में आना है, तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं या जितना बाकी टीचर इस संस्था में मेहनत कर रहे हैं, उतना आप लोगों को भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे कहीं ज़्यादा 1%, 5% भी ज़्यादा मेहनत करने की पड़ेगी। पूरी टीम 2:30 बजे तक, 3 बजे तक करीब करीब क्या की है, मेहनत की है क्रैश कोर्स के लिए। चाहे प्रिंस सर हो, चाहे हम हो, चाहे आनंद सर हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे सौरभ सर हो, चाहे उर्दू वाले सर हो, कोई भी टीचर 2:30 बजे के पहले स्टूडियोज में, मतलब अपने रूम पे तो वैसे भी 2:30 बजे के बाद नहीं सर, 2:30 बजे तक सबके सब जगह है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जगह है, सब मेहनत कर रहा है सिर्फ इस चाह में कि इससे कोई एक टॉपर निकले। ज़्यादातर बात किस पे हुई है, बायो पे। सर यहाँ बच्चे बायो मानने को तैयारी नहीं है कि इतना लिखना चाहिए। आप 4-4 लाइन के आंसर लिख के एग्जाम में आइए और ये कहिए कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 70 नंबर के पेपर में, पर मुझे 40 नंबर ही मिला।
क्या रीज़न हो सकता है? एग्जामिनर आपका नंबर काट लिया? नहीं भाई, आप कम लिख के आए थे इसलिए आपका नंबर कटा। जितना आपको लिखना चाहिए था उतना लेके आए थे। आप तो अपनी पीठ थपथपा लिए खुद के हाथों से, अपने दोस्तों में अपने आप को उच्च दिखा लिए, हीरो बन गए कि हमने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर लिखने का तरीका आपका सही नहीं था, इसलिए आपको वो क्या हो गया, नंबर काटे गया। ठीक है ना? हाँ, बगल में माता रानी का सॉन्ग चल रहा है, कोई बात नहीं, सुबह सुबह कानों में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज आप लोग कैसे तैयारी कीजिए बाकी सब्जेक्ट की भी। ठीक है ना? तो इसमें पहला लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये है असम में। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है गुजरात में। जितना टिक करेंगे पीडीएफ में जितना रहेगा एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना? फिर एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये राजस्थान में। कंचनजंगा नहीं पूछा है उतना, मानस के बारे में बता चुके। डेचीग्राम है, ये है कश्मीर में। ठीक है ना? और केवला देवी राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश, बिहार में शायद एक ही है, पर उसके बारे में किताब में दिया क्यों नहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नागी नक्टी आई थिंक है। ठीक है ना बच्चा? नागी नक्टी एक ही है शायद। ठीक, चलिए अब आते हैं मेन पोर्शन पे जो आप लोगों को मैं समझाने वाला था। ठीक है ना? अगर ये दिख रहा हो आप लोगों को तो जरा मुझे एक बार बता दीजिए, अगर ये सही से दिख रहा हो तो मुझे बस इतना समझा दीजिए। चलिए, ये अगर सही से दिख रहा हो तो मुझे बताइए जल्दी, तो फिर मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। चलिए, ये दिख रहा है? नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा। चलो हम पढ़ के बता देते हैं। ठीक है ना बच्चा? चलो ठीक है, ये हम कॉपी में अपने आंसर लिखे थे, पर पीडीएफ में दिखेगा आप लोगों को, पर हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक, हाँ, अभी भी क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग भाई? अच्छा ठीक है, हम लिख देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है, ठीक, ये क्वेश्चन है आप लोगों के, लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना बच्चा, ये आपके 2024 के ही पेपर से लिया गया है, और 2024 के पेपर में आप 11वां क्वेश्चन अगर देखेंगे, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, 1080 HD में दिख रहा है। ठीक है बच्चे, थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है ना? लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 11वां नंबर क्वेश्चन जब आप अपने 2024 के पेपर में देखेंगे, मैंने पेपर पूरा प्रिंट किया, ठीक है ना, रात को देखो पूरा पेपर प्रिंट किया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है सब, तो उसमें लिखा है क्वेश्चन अपूर्ण प्रभाविता क्या है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कम से कम कितना लिखा जाए थियरी में, और उसके बाद क्या फिगर दिया जाए अपूर्ण प्रभाविता के लिए। ठीक है ना? चलो, तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो पहला हेडिंग उत्तर में हम लोग लिखे हैं क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है ना? बच्चा नहीं, प्यारे बच्चों बोलिए। देखो मेरी आदत है बच्चा बोलने की, पहले तो बच्चा पार्टी बोलते थे, बच्चा पार्टी बोलने की आदत थी। ठीक है ना? तो फिलहाल किसी तरह चेंज हो पाया है। लिखा है अपूर्ण प्रभाविता के बारे में कार्ल कोरेंस ने 1901 में बताया था। पूछा क्या है क्वेश्चन 2 नंबर में, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। लिखना क्या है पहले ये समझ लो। ठीक है ना बच्चा? अपूर्ण प्रभाविता के बारे में कार्ल कोरेंस ने 1901 में बताया था। उन्होंने अपना प्रयोग 1901 में मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर किया था, जिसे जैपनीज 4 ओ क्लॉक भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में नए लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्ल कोरेंस ने लाल तथा सफेद रंग के गुलबास के पुष्प को चुना था, जिसका रेखा चित्र इस प्रकार है। कहने का मतलब, अगर पूछेगा अपूर्ण प्रभाविता के बारे में किसने बताया था, ठीक है ना, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में किसने बताया था, चलो कुछ लगा होगा, तो अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताया था कार्ल कोरेंस ने 1901 में। ठीक, उन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पे, जिसको हम जैपनीज 4 ओ क्लॉक भी कहते हैं, या जिसे हम गुलबांस भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी किताब में गुलबांस लिखा होगा, तो वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है, पर चल सकता है। ठीक है ना? दूसरा, ये प्रयोग कब किया गया था, 1901 में। इस प्रयोग में किया क्या गया, जब दो परस्पर विरोधी लक्षण, मतलब एक दूसरे से पूरी तरीके से मैच ना करते हो, को लेकर इसमें संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो अगली पीढ़ी में असमान लक्षण प्राप्त होते हैं। जिसमें प्रयोग किया गया गुलबांस या मिराबिलिस जलापा या जैपनीज 4 ओ क्लॉक के किस, लाल रंग के और सफेद रंग के पुष्प के बीच। ठीक है ना? लाल रंग के पुष्प के लिए जो जीन जिम्मेदार था उन्होंने उसे कैपिटल आर माना, और सफेद रंग के पुष्प के लिए जो जीन जिम्मेदार था उसके लिए उन्होंने उसे स्मॉल आर माना। तो अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि
अपूर्ण प्रभाविता के बारे में किसने बताया था? तो उसका आंसर हो जाएगा कार्ल कोरिन्स ने। अपूर्ण प्रभाविता की क्रियाविधि को किस साल बताई गई? तो 1901 में। अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग किस पौधे पर किया गया था? तो मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पे। अपूर्ण प्रभाविता के क्रिया में जो मिराबिलिस जलापा नामक पौधे का उपयोग किया गया, उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है, ठीक है ना, हाँ, उसका अन्य नाम है क्या? जैपनीज फोरोक्लाक या गुलबास, ठीक है ना। और कह रहा है इसमें क्या किया गया? परस्पर दो विरोधी लक्षणों को लेकर इसमें संकरण की क्रिया कराई गई, जिसमें एक लाल रंग के पुष्प थे और एक सफेद रंग का पुष्प था। लाल रंग के पुष्प के लिए जो जीन जिम्मेदार हुआ उसे कैपिटल आर और कैपिटल आर कहा गया, और सफेद रंग के पुष्प के लिए जो जीन जिम्मेदार था उसे स्मॉल आर कहा गया, ठीक है ना। बहुत नॉइस हो रहा है सर, हाँ, साउंड चल रहा है आसपास बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये है उसका रेखा चित्र, ठीक है ना, उसका क्या है? ये रेखा चित्र, ठीक। हाँ, नॉइस तो हो ही रहा है, ठीक है ना। 2023 का नहीं, 2024 के पेपर से ही लिखा गया, ठीक है ना, बताइए। नहीं मुस्कान तिवारी जी, असली है। पैतृक पीढ़ी, लाल पुष्प, सफेद पुष्प, ठीक। फिर लिखा है जीन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम बना दे रहे हैं। इसमें लिखे हो पैतृक पीढ़ी, क्या लिखे हो? पैतृक पीढ़ी, ठीक। एक तरफ लिखे थे लाल पुष्प, एक तरफ लिखे थे सफेद पुष्प, सफेद पुष्प, ठीक। लाल पुष्प के लिए जो जीन जिम्मेदार है वो है क्या? कैपिटल आर, और इसके लिए जो जीन जिम्मेदार है स्मॉल आर। सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, जिसको कहोगे क्या? कैपिटल आर, और इसमें क्या बनेंगे? स्मॉल आर। अगली क्रिया में क्या होगा? संकरण, क्या होगा? संकरण, और संकरण की क्रिया में क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से और इधर से, ये हो जाएगा क्या? गुलाबी। ना तो क्या हुआ? लाल हुआ, ना तो सफेद हुआ, इसमें नए लक्षण प्राप्त होते हैं, यही लाइन लिखे हो। और ये कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। फिर इसमें क्या कराओगे? स्वपरागण। क्या कराओगे? स्वपरागण। और स्वपरागण की क्रिया में इसको अपने से ही क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। पहले को पहले से कैपिटल आर, दूसरे से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर। इसके लिए जो लिखना होगा उसे क्या कहोगे? कैपिटल आर का मतलब है रेड या लाल, चलो लिख ले रहे हैं लाल। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब है गुलाबी, और स्मॉल आर का मतलब है सफेद। और ये कौन सी पीढ़ी है? द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। अब इसमें क्या लिखोगे? जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण। क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे जीन रूप और दृश्य रूप लक्षण, जीन रूप और दृश्य रूप लक्षण, और दोनों आएगा क्या? ये रेशियो। तो उतना लिखने के बाद इतना बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा शॉर्ट आंसर पूरी तरीके से क्या होगा? पूरा होगा। सर इस तरह का रेखा चित्र नहीं बनाना है एग्जाम में। आयान जी, ठीक है ना। आयान जी, जो आप कह रहे हैं कि नहीं बनाना है, तो आप बोर्ड एग्जाम डिसाइड नहीं करेंगे, वो तो जो कॉपी चेक करेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। आप लोग खुद डिसाइड मत कर लीजिए, वो आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। इसके पहले बिहार बोर्ड में जैसे पढ़ाया गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आके यहाँ चेंजेस ला देंगे अचानक, हम ये कह रहे हैं कि बेहतर जानकारी आपको नहीं मिल पाई, ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। बगैर उदाहरण के आप लोग कैसे समझा देंगे कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? नहीं ना, ये तो आप लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। कभी अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों को लेकर, एक लाल है एक सफेद है, इनमें संकरण की क्रिया कराते हो तो असमान लक्षण प्राप्त हुए, ना तो लाल हुआ ना तो सफेद हुआ, किस रंग का हो गया? गुलाबी हो गया। और जब दो गुलाबी रंग के पुष्प के बीच संकरण कराते हो तो द्वितीय पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। और दूसरी चीज, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण क्या प्राप्त होते हैं। तो ये आपको पता रहेगा, कैसे आया तब तो लिखेंगे कि जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण एक संबंधे दो संबंधे एक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। बताइए जल्दी। नहीं दुर्गेश कुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 200 रखो, 30 नंबर पाओ, मतलब चलो बगैर उदाहरण के आप एग्जाम कैसे लिख समझा लोगे कि ये अपूर्ण प्रभाविता है कि ये पूर्ण प्रभाविता है? बोनेट नहीं है, पूनेट चक्कर बोर्ड से बनता है, और पूनेट चक्कर बोर्ड आवश्यक होता है ब्लड रिलेशन को समझाने के लिए।
इसमें आप ऐसे भी समझा सकते हैं, चक्कर बोर्ड के थ्रू भी समझा सकते हैं, पर चक्कर बोर्ड ब्लड के लिए एकदम आवश्यक होता है। ब्लड के रिलीज टाइम पे तुम आप लाइनिंग खींच के नहीं समझा सकते, ब्लड को हमेशा चक्कर बोर्ड से ही समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चल लग रहा है मैथ ही लेना पड़ेगा ना, शुरू से रहे होते तो सही बात है, हम तुम लोगों को जबानी याद करा जाती कि ये सब कैसे बनता है, पर क्रैश कोर्स में कर लेंगे, इतना तो मुझे पता है अपने आप पे, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में तो इतना तो हम समझ लेंगे कि कैसे करते हैं। अब ये आप याद करके थोड़ी हो गया कि इसके बाद कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर था, फिर यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल, कैसे आया ये तो सबको पता ही नहीं रहेगा, तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का, कोटा पूरा करने के लिए बात होगी। ठीक है मोहन गोस्वामी जी, आर्टिफिशियल रूप से स्नेहा झा जी हो सकता है पर नेचुरल नहीं, लैब में कराया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये पिछले साल के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक। और फिर लिए थे एक लॉन्ग आंसर, हम इसको आराम से आप लोग बैठ के देखिएगा कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कंपेयर कीजिएगा कि हमको इसमें 5 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा। जैसे यही शॉर्ट आंसर अभी आप लोगों ने लिखा, इधर लिखा थियरी, तो 2 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग उत्तरी आता है, तो 1 नंबर आपकी थियरी है जिसमें कम से कम 5 से 6 लाइन हम लिखे हुए हैं, ठीक। और उसके बाद ये फिगर है 1 नंबर का, तो 1 नंबर थियरी पे मिलेगा और 1 नंबर आपके फिगर या रेखा चित्र पे मिलेगा। अगर दोनों में से आपको एक काम करके आए हुए हैं और पेपर सारा क्वेश्चन अटेंड कर लिया है कि 70 नंबर का पेपर अटेंड करके आए, मिलेगा 35 नंबर, फिर कहोगे यार हमने तो पूरा किया था। इसमें जिन रूप और देश रूप करण जी एक ही आता है, सब में एक जैसा नहीं आता है, ठीक है ना। सर ये सब कभी नहीं पूछता है, पिछले साल का पेपर उठा लेना हादिया रहमानी जी, ठीक है ना। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, लघु उत्तरी का 11वां क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इतना लिख के आएंगे अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, तो 1 ही नंबर देगा ना, और 1 नंबर इसका 2 ही नंबर हुआ। और फिर ये हुआ क्या, दीर्घ उत्तरी प्रश्न कि लाभकारी जीन का प्रवर्धन पीसीआर के द्वारा कैसे किया जाता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरी में ये पिछले साल के पेपर में 24वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 24वां नंबर क्वेश्चन है। हाउ इज जीन ऑफ इंसिस्टेंट एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग पीसीआर, तो उत्तर में क्या लिखे हो, पहले हेडिंग डालो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर विधि के बारे में मोलिस नामक वैज्ञानिक ने 1983 में बताया था, जिसमें यह कहा गया कि सबसे पहले आरडीएनए को पाल बर्ग द्वारा 1972 में तैयार किया गया था, जिसके लिए कुछ एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जैसे लाइसोजाइम, लिटिक प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज, क्लोरेम्फेनिकॉल। इस क्रिया में सबसे पहले तैयार किए गए आरडीएनए या संकर डीएनए को रूपांतरण की क्रिया द्वारा ई कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में रूपांतरित किया जाता है, जिसके पश्चात जीवाणु को एगार नामक शैवाल पर रखकर संवर्धन की क्रिया कराई जाती है, जिसके लिए क्लोरेम्फेनिकॉल एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाणु के शरीर में उपस्थित आरडीएनए संख्या में वृद्धि करते हैं। इस क्रिया में एक ही समय पर अनेक आरडीएनए प्राप्त होते हैं, जिससे लाभकारी जीन प्राप्त होता है। यह क्रिया इस प्रकार की जाती है। तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 सही 1/2 मतलब 2.5 नंबर आपको मिलेंगे किस पे, आपके पीसीआर विधि के थियरी लिखने पे मिलेंगे, सब्जेक्टिव में जो लिखोगे, और आपके 2.5 नंबर मिलेंगे इस पे, ठीक है ना, 2.5 नंबर मिलेंगे इस पे जिसमें आप ये समझाएंगे कि पीसीआर विधि में लाभदायक जीन का उत्पादन कैसे किया जाता है, तब जाके आपका 5 नंबर पूरा होगा। आपने पीसीआर विधि के बारे में ये जानकारी पूरा सही लिखा है, पर यहीं लिख के छोड़ के चले आए तो आपने तो 2.5 नंबर का काम किया, ठीक है ना, 2.5 नंबर का काम किया। तो 2.5 नंबर का काम करके आप सोच रहे हैं कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हमको उसका पूरा 5 नंबर जोड़ के बैठे कि अच्छा इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, एकदम नहीं मिलेगा। सर जी उदाहरण तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखे हैं, 5 नंबर वाले में सबका उदाहरण पूछता है ना सर जी, दोनों क्वेश्चन में आपको उदाहरण के तौर पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात एकदम ध्यान रखो। और उसके बाद पीसीआर विधि में कैसे हमने आपको बताया था कि एक जीवाणु है इकोलाई, उसके शरीर में लिटिक एंजाइम डालते हो, फिर उसका अनुवांशिक पदार्थ बाहर आ जाता है, फिर एक कोशिका को लेते हो उसमें भी लिटिक एंजाइम डालते हो, उसका भी अनुवांशिक पदार्थ बाहर आ जाता है, फिर प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से उसे एक्सान और इंट्रॉन के खंडों में काट लेते हो। एक्सान डीएनए के वह खंड होते हैं जिसमें जीन पाए जाते हैं और वो लाभदायक होते हैं। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़ते हो, जोड़ने की क्रिया को एनलिंग कहते हैं। फिर हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए बनता है या आरडीएनए बनता है, जिसे रूपांतरण की क्रिया के द्वारा जीवाणु के शरीर में रूपांतरित करते हो, और क्लोरेम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में एगार नामक शैवाल पर क्या करते हो, संवर्धन की क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण एक ही समय पर अनेक जीवाणु प्राप्त होते हैं, और फिर उससे क्या होगा, एक ही समय पर अनेक जीवाणु प्राप्त होते हैं और उससे फिर लाभदायक जीन का उत्पादन होगा। तो ये सब तो आपको बनाना पड़ेगा बच्चा, आप कितना भी इस चीज से पीछे भाग लीजिए, आप नहीं भाग सकते हैं, आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बताओ, टॉपर बनने के लिए एकदम भीड़ से अलग तुमको लिखना पड़ेगा, भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। देखो हम क्वेश्चन सही बताएं, कसम से कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन लिखने वाले थे, मोइट क्या है, क्योंकि ये बच्चा अयांश तिवारी रोज पूछता है, ठीक है, और मैं रोज नहीं बताता उसको। रीजन ये है कि अब तक वो चाहता तो खुद भी ढूंढता, हम चाह रहे हैं, सही मन की बात बता रहे हैं कि वो बच्चा ढूंढे, पर वो ढूंढ ही नहीं रहा।
तो बगैर इतना लिखे आप मन से निकाल दीजिए कि 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अरे सर इतना लिखेंगे तो काफ़ी खत्म हो जाएगी। ऐसा गधों, सुनो, तुम्हारा पेपर हम उस दिन लोग समझाए थे कितने देर का है, 3.5 घंटे का। तो तुम लॉन्ग आंसर हर चैप्टर से अगर तैयार कर रहे हो और हर लॉन्ग आंसर को अगर तुम 20 मिनट दे रहे हो, 20 मिनट दे रहे हो, तो तुमको 3 लॉन्ग आंसर देने हैं, तो 1 घंटे हो गए। 1 घंटे में तुम अपना लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाओगे आराम से बैठ के, एकदम आराम से लिख सकते हो भैया, एकदम बैठ के आराम से लिख सकते हो लॉन्ग आंसर 20 मिनट में एक। फिर तुम्हारा शॉर्ट आंसर है, अगर एक शॉर्ट आंसर पे तुम 10 मिनट दे रहे हो तो तुमको 6 लिखने हैं, ये हो गए फिर 1 घंटा, ठीक, ये फिर हो गया तुम्हारा 1 घंटा। अभी भी तुम्हारे पास बचे हैं कितने ऑब्जेक्टिव के लिए, हालांकि ऑब्जेक्टिव पहले होगा, बस समझाने की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारे पास बचे 1 घंटे 30 मिनट। अब तुम चाह रहे हो कि तुम चाह रहे हो कि क्या तुम 2.5 घंटे में पेपर करके अपना पीठ थपथपाते रहो, अरे यार हम तो बैठ के लिख के सब लिख रहे हैं, मत रहे हैं, सब बेकार है एकदम। बताओ, पढ़े रहोगे तो सर दर्द नहीं करेगा, पहले से एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे इस तरह से कि इस क्वेश्चन में इतना लिखना है, इस क्वेश्चन में ये बनाना है, तो एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा, अरे भैया इतना लिखना है, चलो हो जाएगा आराम से टाइम से। अब तुम चाह रहे हो कि हम सीधे एग्जाम में ही जाके प्रैक्टिस करें कि अच्छा ठीक चलो सीधे लिखते हैं, तो वो तो नहीं होने वाला। अगर तुम पहले इसको नहीं लिखे हो कहीं बैठ के, तो एग्जाम में सोच रहे हो कि चलो याद तो है, अच्छी बात है याद है, पर लिखना चाह रहे हो तो वो नहीं होने वाला। इस डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात समझ लो। अच्छा मन नहीं करता लिखने का, तो भैया टॉपर कौन बनना चाहता है, हम कि आप? हमारा जो होना था हम बिता चुके हैं, 29 साल हो गया हमको बिताए हुए धरती पे आए हुए, वो हो गया नहीं मतलब चल रहा है 29वां साल। तो मैं तो दोबारा बोर्ड एग्जाम देने वाला नहीं हूँ। 15वां नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बच्चा, तुम लोगों से ज़्यादा तो मुझे ही मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे। अरे इम्यूनिटी पे बात हो रही है, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी पे बाह्य रूप से जो हम ग्रहण करते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन का आंसर तो जरा देखे तुम लोग कर लेते हो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। लिखा है माँ का रुधिर वर्ग AB है और पिता का O है, तो उसके संतानों में क्या होगा, चलो बताओ तो, समझाया था कैसे होगा। चलो जो मदर हैं, मतलब माता जी हैं, इनका ब्लड ग्रुप AB दिया है, और जो फादर हैं इनका ब्लड ग्रुप O दिया है, इनका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, O। बताओ देखें क्या आता है इसका आंसर, तुम लोग देखें बताओ, देखते हैं क्या बताओ। AB और O, AB, चलो आंसर लिख रहे हैं हम, ABO, AB और O, AB होगा, अच्छा A और B होगा, चलो AB होगा बच्चों में, चलो ठीक आंसर आता है AB और O होगा, हो लिखे हैं। चलो देखना कितने लोगों का सही आ रहा है, देखना। इसके लिए क्या लोगे, इसके लिए लोगे IA और IB, और इसके लिए लोगे IO और IO, फिर सारा पेरेंटल जनरेशन जीन वगैरह ये सब लिखोगे, फिर बनाओगे चक्रबोर्ड या पूर्णिट स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो जाएगा IA, यहाँ हो जाएगा IB, यहाँ हो जाएगा IB और यहाँ हो जाएगा IO और IO, इसको इससे मिलाओगे तो होगा IOIA, जिसका मतलब होता है A। इसको इससे मिलाओगे IOIA, इसका मतलब होता है क्या, A। इससे इसको मिलाओगे IOIB, जिसका मतलब होता है B, और इसको इससे मिलाओगे IOIB, जिसका मतलब होता है B। केवल ब्लड ग्रुप A और B होगा। सोचो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग, देखो भर दिए हैं सब लिख दिए हैं, चारों लिख दे रहे हैं, कुछ लोग 3 लिख रहे हैं। ये 2 आंसर लिखने वालों का रेशियो बहुत कम है, सुधांशु कुमार है और श्रुति है, प्रिंस कुमार है। प्रिंस तो AB लिख दिया, AB नहीं होगा, कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। चलो
ओ वाला केस तो बनता ही नहीं है कि ओ हो। उसके बाद कौन है, गुलफाम परवीन जी हैं, उन्होंने आंसर लिखा है। अच्छा आप दिख गए तो लिखने लगे। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी गलतियां हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए बताओ, थोड़ा सा भरोसा करो मेरे पे, हम कभी आपका पेपर खराब होने नहीं देंगे, पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव भी बंद कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है। मान लो यही लिखा होता है ए पॉजिटिव है और बी और ओ निगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए लिखा जाता है कैपिटल आर और निगेटिव के लिए लिखा जाता है स्मॉल आर, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे कैपिटल आर पॉजिटिव के लिए था तो वो इधर लिखते, हालांकि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आना है, तो भरोगे कैपिटल आर स्मॉल आर सब में हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर सब में हो जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पर पॉजिटिव निगेटिव से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आते, आरएच फैक्टर के बेस पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। गेस पेपर आप लोगों को हम 4 सेट देंगे, और उसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए, पहली चीज़। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि वो आपको वैसे भी छूटने वाले नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नहीं मोहन गोस्वामी जी, कुछ बच्चे कॉल सेंटर में जब फ़ोन करते हैं तो बात करने का तरीका बच्चों से, कॉल सेंटर के बच्चों से थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं कहना चाहिए ऐसा, पर सही बात है, कुछ बच्चों को मेरी पढ़ाई हुई बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, जो कि 100% सत्य है, क्योंकि हम उनकी गलती नहीं देंगे, उनको जैसे पढ़ाया पढ़ाया जा चुका है वो उसी चीज़ पे चलना पसंद करेंगे, ठीक। वो अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो पानी एक जगह जब कहीं रुक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, वो सड़ने लगता है, तो इसलिए पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चीज़ें अक्सर सीखनी है, ठीक है ना बच्चा। तो आप लोग खुद मेहनत कीजिए, मेरे भरोसे रहिए ना रहिए वो बात की चीज़ है, पर मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। टीचर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। टीचर एक सुविधादाता हो सकता है आपके लिए, कि वो आपको सिर्फ समझा ले कि ऐसे ऐसे करो बच्चा, आप अच्छा कर जाओगे लाइफ में, पर वो सिर्फ कह सकता है, बता सकता है, अप्लाई आप ही को करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना बच्चा। चलो, कमेंट आता है बच्चा सबका, ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तब सर आपका दाढ़ी हो गया है, मतलब पक गया है? अरे यार वो तो होता रहता है, छोटे छोटे बच्चों का पक जा रहा है, मेरा क्या, मेरा तो है कम से कम ना। कुछ लोग कहते हैं आपका बाल घुंघराला अच्छा नहीं लगता है, तो उसका क्या मतलब, मेरा तो है, जिसका नहीं उससे जाकर पूछो। 10 नंबर का सर, प्लीज पहले 10 नंबर का कौन क्वेश्चन आने लगा यार। जितना बोर्ड पे मैं लिख के पढ़ा देता हूँ ना, उतना कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक। बायो की बात कर रहे हैं, लिखने की आदत डालो, एक क्वेश्चन पर डे आप लोग प्रैक्टिस करो। ऐसे छोटा छोटा पेपर, जब एक एक पेपर बनाए रहोगे एक एक आंसर का व्हाइट पेज पे या किसी भी पेज पे, तो जब आप एग्जाम आएगा नज़दीक तो ऐसे एक पेपर उठाओगे, अच्छा ठीक है इतना था, इतना इसमें ये फिगर, इतना लिखना था देवगुत्री में, अच्छा इसमें ये फिगर, ऐसे याद रहेगा जबानी तुम लोगों को अच्छे से, सोच लो, एकदम जबानी याद रहेगा अच्छे से कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ठीक है ना। वैसे ये मैं उसमें अपलोड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, किसी का कोई सवाल हो क्रैश कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकता है, या कैसे बायो पढ़ोगे वो भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नहीं अभी हमने शादी नहीं की और शादी का कोई इरादा भी नहीं है। डाबसन इकाई है, नापी जाती है जैसे ओजोन की मोटाई नापी जाती है, ठीक है ना बच्चा। चलो ठीक है, एक कोश की जीव था जो जीव प्रजक होता है, जिसमें केवल अलैंगिक जनन की क्रिया होती है और समसूत्री कोश का विभाजन होता है। सर हम चित्र पहले नहीं बना सकते हैं? नहीं, चित्र पहले नहीं बनाओगे, पहले आप बनाओगे क्या, थियरी लिखोगे, उसके बाद फिगर स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। इलीजा टेस्ट को HIV टेस्ट का कहा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से किट कहते हैं। चलिए, बायोलॉजी कैसे पढ़े, बायोलॉजी हमसे पढ़ लीजिए। शुक्राणु जनन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका एवं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या हैं? शुक्राणु जनन की क्रिया टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की उपस्थिति में होती है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। यह हमारे टेस्टिस के या वृषण के लीडिंग सेल से स्रावित होता है, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा सेक्शन इसमें लिखा है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ही स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं, जो अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा स्पर्म या शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती हैं। और तीसरा सेक्शन लिखा है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्युलर कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया प्रथम बार स्टार्ट होती है, ताकि एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो, किसके, शुक्राणुओं के। चलिए, नहीं साधु नहीं बनेंगे, ठीक है राजू कुमार जी, थैंक यू, आपकी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। हाँ चैप्टर खत्म है यहीं पे, ठीक है ना।
जितना हम पढ़ाएंगे उतने पे एग्जाम तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी अच्छे नंबरों से कहने का मतलब वो गाइड पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, इधर कोशिश करते हैं आपको रोज एक क्वेश्चन दें हम, ठीक है ना। कल से ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं हम। बैकलॉग वगैरह लगा है तो अब उसको छोड़ो। अंतररोपण क्या है? इम्प्लांटेशन कहते हैं उसको। जब निषेचन की क्रिया में जाइगोट बनता है, वो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, तो उस अवस्था को ब्लास्टुला तथा मारूला कहते हैं। और जब वो गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वाले वाल से किसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति में जाकर जुड़ जाता है, तो जुड़ने की क्रिया को इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहते हैं बच्चा। चलिए सर, अभिषेक एसपी का क्या मतलब है? अभिषेक मेरा नाम है और एसपी मतलब संतोष फूलमती, जो मेरे माता पिता का नाम है। चलिए, जीन विनिमय, जीन का विनिमय मतलब अलग होना, डीएनए से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं। प्राथमिक प्रतिरक्षा T4 लिम्फोसाइट सेल को कहते हैं। जब वो हमारे शरीर में रोगाणुओं को रोग फैलाने से नहीं रोक पाता, तो बाहर से हम वैक्सीन लेते हैं, जिसे द्वितीयक में रखते हैं। चलिए, लगता है एक्चुअली पता चल रहा है गुरुजी। निकल गया कमेंट। एड्स बीमारी को सबसे पहले अमेरिका के होमोसेक्सुअल पर्सन में खोजा गया था, और भारत में डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने मद्रास के सेक्स वर्कर या वैश्यावृत्ति वाली औरतों में खोजा था। शारीरिक रूप से निकल गया कमेंट। फिजिकल किसी के बारे में पूछ रहा था, रवि गुप्ता जी, ठीक है ना। ऐसा ही थिंक यही नाम था आपका। चलो सर, आप इतना याद कैसे रखते हैं? प्रैक्टिस। तुम लोगों को लगता है कि हम रट के चले जाते हैं? जी नहीं, हमारी भी आदत है लिखने की और किताबें पढ़ने की। किताबों से दोस्ती सबसे अच्छी चीज़ है। किताबें कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार जो चीज़ किताब में लिख दी गई है वो पूरी तरीके से सत्य है। तो किताबों को पढ़िए, वो आदत डालिए, ठीक है ना। वेरी वेरी चैप्टर कब लाएंगे? वीडियो शूट है, जैसे ही समय मिलेगा बाकी टीम को, मेंबर को वो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और नहीं तो हम देखेंगे, एक लाइव तरीके से ले लेंगे किसी दिन, ठीक। आज ही हो सकता है। आई बिल किल यू, बिल नहीं विल। चलो, डीएनए का एक्सरे विवर्तन विकिरण जेबी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस, 3 लोगों ने मिलकर दिया था। पर आप लोग पढ़ते होंगे जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो केवल वाटसन और क्रिक को मिला था, क्योंकि विल्किंस की बीच में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए विल्किंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। पुराने टाइम पे ये कानून था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन जेबी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का जितना योगदान रहा डीएनए की संरचना के बारे में, उससे कहीं ज्यादा योगदान विल्किंस का था, ठीक है ना। चलो, चलिए वही बात है भाई, खोज लीजिए। चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए दिन भर ख्याल रखो अपना। जय हिंद, बाय। फिर मिलते हैं, ठीक है ना। इसी स्माइल के साथ बने रहो। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ।